नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। बेमेतरा जिले में हत्या के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और लगातार एक के बाद एक हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। जब दो युवकों में मामूली सा विवाद को लेकर एक दूसरे को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देगी तो पूरा मामला जो है वो साजा थाना क्षेत्र के कोदवा का है, जहां मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के कोदावा गांव का है, जहां चाकूबाजी से एक व्यक्ति की जान चली गई है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। चाकूबाजी से हत्या की घटना से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। दिनांक 13 तारीख को आरोपी जयकरण का भाई, छोटा भाई देवा और मृतक भागवत का लड़का पप्पू, इन लोग काम करने गए थे। वहाँ से लौट के आए तो शाम को दोनों में विवाद हुआ था, तो जो देवा जो है पप्पू को मार दिया था। उसके बाद 14 तारीख को भागवत जो है देवा को बोला तो मैं बच्चे क्यों मार दिया, उसको समझाया मारपीट झगड़ा झंझट मत किया करो करके। उसके बाद में विवाद ख़त्म हो गया था। फिर 15 तारीख को कल रात 8 बजे भागवत अपने काम से लौट के घर आया, शीतला मंदिर के पास खड़ा था, तो आरोपी जयकरण भैरव उसके पास गया और उनको बोला मेरे भाई को तुम क्यों मारपीट किए हो, और बोलकर उसको डंडा से मारा और गिर गया। तो सब्जी काटने वाला चाकू है, उससे कई बार उसके पेट में मारा। उसके बाद वहीं मौके में मृतक के पत्नी संतोषी, लड़की पुष्पा, तोमीन और उसका भाई नंदू बचाने दौड़े थे, तो जयकरण वहाँ से भाग गया था। नंदू के द्वारा तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर भागवत को इलाज के लिए सीधा बेमेतरा ले गए। बेमेतरा पहुँचने पर वो खत्म हो गया। तोमीन के रिपोर्ट पर मृतक की लड़की तोमीन भाई के रिपोर्ट में मौके पे ही अपराध कायम करके धारा 302 का कायमी करके वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारी लोग तत्काल मौके में पहुंचे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 645 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या अब तक 3,17,974 हो गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने चिंता जाहिर करते हुए वीडियो संदेश जारी कर कोरोना संक्रमण से सतर्क रहने की अपील प्रदेशवासियों से की है। कोरोना के प्रकरण बढ़ने लगे हैं। हालांकि सितंबर में जो हालात थे वैसे हालात अभी नहीं हैं, लेकिन जहां 1 के आसपास 100 में टेस्ट होता था वो पॉजिटिव आते थे, अब ये संख्या बढ़ के 2 के आसपास आ जा रही है। बल्कि पिछले हफ्ते हर 100 में 1.6 लोग संक्रमित आए औसतन पूरे हफ्ते में, जो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम टेस्ट ज्यादा करा रहे हैं। बड़े ऐसे आयोजनों से हमको जरूर बचना चाहिए। अब समय फिर से आ गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना, आयोजनों में जाना, धार्मिक आयोजनों में, खेलकूद के आयोजनों में, गमी में, खुशी में, ऐसे आयोजनों से भी हमको बचना है जहां शारीरिक दूरी हम ना रख पा रहे हों। शारीरिक दूरी रखना, हाथ साफ रखना और मास्क पहनना, ये अब फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जरा भी मत इसमें ढील दी। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के चिरंगा पंचायत की शासकीय भूमि पर एल्युमिनियम फैक्ट्री खुलने जा रही है, जिसको लेकर जल्द ही जन सुनवाई भी होने वाली है। लेकिन उससे पहले खासतौर पर प्रभावित गांव के लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश तो हैं और उनके गांव में फैक्ट्री खुलने से रोजगार व्यापार का अवसर भी मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर ये भी मांग कर रहे हैं कि फैक्ट्री प्रबंधन उनसे मिलकर ये भरोसा दिलाए कि उनको गांव में खुलने वाली फैक्ट्री से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ गांव वालों को ही मिल सकेगा। सरगुजा जिले के आज में बड़ा उद्योग नहीं खुला है, और जबकि यहाँ के भूभर्गीय खनिज संपदा का दोहन कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन अब जिले में एल्युमिनियम फैक्ट्री खुलने जा रही है और जिले के बतौली विकासखंड के चिरंगा पंचायत की पहाड़ी पर 250 एकड़ जमीन की एल्युमिनियम प्लांट जो है वो लगने वाला है। हमला काम चाहिए, यहाँ काम खुलना चाहिए। पहाड़ी कोरिन में लकड़ी ले थन, वो सिपाही ले जेल इसने खाली फिर थन, तो ही हमला काम चाहिए, मजूरी भेटा ही। प्लांट खुली तो काम मिली, तो मिली काम, हमन काम करे जाब, यही जो काम कर हमन कले दूरिया जाबो। यहाँ के गांव वालों से एक बार मतलब जैसे प्लांट लगाने वालों से चर्चा करने की उम्मीद तो थी कि भाई उससे क्या लाभ हो सकता है या क्या नुकसान है,
अभी तक उनसे मतलब कि कोई बात नहीं हुई है, ना कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। उससे लोगों में तो है रुझान है, और कुछ लोग वैसे तो रहते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं भाई कोई भी चीज तो मतलब कि एक तरफा तो होती नहीं है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र में डीएमएफ के तहत आरएसएचओ के पदस्थ कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके लिए कर्मचारियों को दर बदर भटकना भी पड़ रहा है। गरियाबंद जिले के डीएमएफ फंड के माध्यम से गरियाबंद जिले के आरएचओ के पद पर पदस्थ संविदा कर्मचारियों को डीएमएफ फंड के माध्यम से 6 माह के लिए 21 लोगों को रोजगार मुहैया करवाया गया था और प्रशासन द्वारा उनकी कार्य अवधि को बढ़ाने का आश्वासन भी दिया था, जिससे उनके सभी के चेहरे जो थे वो खुशी से देखने को मिल रहे थे। लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते इन सभी को बेरोजगार होना पड़ रहा है और 6 माह से कार्य किए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उसका पैसा भी नहीं मिला है, जिससे उन सभी को आर्थिक स्थिति से भी जूझना पड़ रहा है। जो आरएचओ के पद में डीएमएफ के तहत मेरा कोहिमा में पोस्टिंग है। हम लोग सब लोग 21 हैं, जितने डीएमएफ में हम लोग 21 लोग हैं। 21 लोग का नियुक्ति हुआ था और जो 6 महीने से हम लोग का 7वां महीने है, हम लोग का अभी तक पैसा नहीं मिला है। उसी के अनुसार हम लोग का घर परिस्थिति इतना खराब है कि 12,000 हम लोग का वेतन दे रहे हैं। 12,000 में ही हम लोग संतुष्ट है, उसी में कर रहे थे। लेकिन हम लोग को जो अभी दिया है, जो भी कागज दिया है हम लोग को कि यहाँ हम लोग को निरस्त किया जाए ऐसे करके हमारे कार्य पद को, लेकिन उसमें बोले थे कि बढ़ाएंगे करके। उससे देखते हुए 1 साल तक हम लोग कार्य अभी लगातार कर रहे हैं। 21 लोग हैं और 12,000 के तहत हम लोग पूरा घर परिवार सब इतनी स्थिति खराब है कि हम कहीं जाने के लिए पैसे के लिए इतना दिक्कत है कि हम परिवार भी नहीं चला पाए। हम लोग को ये 7वां महीना रनिंग है, 6 महीना कंप्लीट नहीं मिला है। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे उसी को हम लोग कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए थे कि हम लोग की कार्य अवधि बढ़ाया जाए। आश्वासन दिए हैं। कब तक आश्वासन दिए? अभी बोले हैं कि हम लोग कार्य अवधि इसके बारे में चर्चा करेंगे ऐसे करके बोले हैं और हाँ आदेश हो जाएगा, हम लोग करेंगे ऐसे करके बोले। आश्वासन बस दिए हम लोग। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने मामले बढ़ने पर चिंता जाहिर की है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को चिंताजनक बताते हुए प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा है कि सरकार कोरोना पर लगाम कसने के लिए विफल रही है। प्रदेश में लगातार कोरोना की संख्या बढ़ते जा रही है। न केवल संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, बल्कि मृत्यु भी लगातार हो रही है। हम प्रदेश की राजधानी को देखें तो पूरे प्रदेश में लगभग 50% और बाकी जिलों में भी जिस प्रकार से विस्तार हो रही है, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके साथ में बाजार हाट है, बाकी जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जो पालन होनी चाहिए, इसको पालन कराने में छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उदासीनता दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के किडनी प्रभावित सुपेबेड़ा गांव में मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। किडनी से पीड़ित एक और मरीज की मौत हो गई है। आपको ये भी बताते चले कि सुपेबेड़ा में अब तक 75 मौत हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने इसका जिम्मेदार पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर लगाया है। सुपेबेड़ा में मौत का तांडव जारी है। ओडिशा में उपचार के दौरान पीड़ित की मौत हो गई है। किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा में लोग एक एक कर किडनी की बीमारी से अकाल मौत के आघोष में समा रहे हैं। गांव में युवा से लेकर अधेड़ वर्ग के लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। अभी भी कई लोग किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीण आयुर्वेदिक उपचार करवा रहे हैं। वहीं आज एक और मौत होने के बाद आंकड़ा बढ़कर 75 हो गया है। इधर कांग्रेस ने जहां इस समस्या के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुपेबेड़ा में समस्या पैदा हुई। सुपेबेड़ा के लोगों का कोई ध्यान भाजपा सरकार ने नहीं दिया, जबकि सरकार के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह स्वयं एक डॉक्टर थे। हमारी सरकार बनने के बाद पेयजल की भी व्यवस्था की जा रही है, वहां पर डायलिसिस की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है, उसके लिए टेक्नीशियन भी वहां पर उपलब्ध कराया गया है। लेकिन दूरस्थ अंचल होने के कारण यदि व्यवस्था में कुछ कठिनाइयां होती हैं, ऐसी कोई बात संज्ञान में आती है, तो कांग्रेस की सरकार ने सुपेबेड़ा वासियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाने के पहले अपने गरेबान में झांक कर देखे, भारतीय जनता पार्टी ने सुपेबेड़ा वालों के साथ क्या किया है। आज वहां जितने किडनी प्रभावित लोग हैं, जितने किडनी के रोगी हैं,
उनके रोग के लिए उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए झूठे आरोपों का सहारा लेना भाजपा बंद करे। लिहाजा इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने कहा, सुपेबेड़ा के लोगों ने कांग्रेस सरकार से पीने के साफ पानी देने का वादा भी किया था और 2.5 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। अगर सरकार वादे से मुकरती है तो बीजेपी सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार है। वो यदि अपनी जवाबदारी से पलायन करते हैं, भागते हैं, तभी वो ऐसी बात करते हैं। और शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं और सरकार के दूसरे जो अथॉरिटी के लोग हैं, विभाग के लोग हैं, सब लोगों ने वहां पर जाके आश्वस्त किया हम पानी देंगे। अभी तक पानी नहीं दिया। अब 2.5 साल पूरा होने जा रहा है आपकी सरकार का। तो ऐसी स्थिति में जब हमने पानी की व्यवस्था उस समय कर ली थी, मैं स्वयं उस गांव में एक बार प्रवास करके आया हूं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कहना निश्चित रूप से एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बात है और इससे आक्रोश फैलेगा लोगों में, खासकर उस अंचल के लोगों में जहां पर अभाव से पीड़ित लोग हैं। मैं सुपेबेड़ा और समूचे देवबाग अंचल की ओर, जनता की ओर से ये मांग करता हूं कि पानी की व्यवस्था करे और इलाज की व्यवस्था करे। जो घोषणाएं की गई है समय समय पर, उन घोषणाओं को सरकार पूरी करे, और नहीं तो हम निश्चित रूप से इस विषय को लेकर फिर से जनता के बीच में जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे। सुपेबेड़ा में मौत का सिलसिला तो रुक नहीं रहा है, उससे कहीं ज्यादा राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने सुपेबेड़ा वासियों के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज यहां राजभवन के दरबार हाल में आयोजित समारोह में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त मनोज कुमार त्रिवेदी, धनवेंद्र जायसवाल को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त के पद पर एवं गोपनीयता से शपथ भी दिलाई है। और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत, राज्य सूचना आयुक्त श्री A.K. अग्रवाल, सामान्य प्रशासन के सचिव D.D. सिंह, राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खो, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सचिव I.R. दिहारी एवं नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों के परिजन और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी असम में जीत का दावा कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने असम में कांग्रेस मई वातावरण स्थापित कर दिया है। आने वाले समय में निश्चित ही असम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, असम में बीजेपी की लहर है और बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। अब भूपेश बघेल जी सोनिया गांधी जी से ऊपर हो गए हैं, राहुल गांधी से ऊपर हो गए हैं, तो बहुत मुबारक है उनको। यदि उनको लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पे उनका उपयोग है तो उनको राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाए, ये तो हमारी शुभेच्छा है और करें। लेकिन असम की जनता को मालूम है कि जो पार्टी बरसों से राज करती रही है और आज जो छत्तीसगढ़ से लोगों ने पलायन किया है, कांग्रेस की नीतियों के कारण पलायन किया है, कांग्रेस की सरकार लगातार रही है, उसी समय कई दशक पहले से यहाँ के गरीब मजदूर, जिसमें साहू समाज के लोग हैं, सतनामी समाज के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, सब लोगों ने चाय बगान का राह पकड़ा है। और इसके पीछे यदि कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी की नीतियां जवाबदार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मुकुल वासनिक जी के साथ असम का विशेष दायित्व सौंपा गया है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भूपेश बघेल जी ने असम जाकर हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित जिम्मेदारियां देके वहां जो मोबिलाइजेशन किया है, वहां जो वातावरण में एक बड़ा फर्क लाया है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले असम के लोगों से जो झूठे वादे किए थे, कहा था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे हाईवे बनेगा, ब्रह्मपुत्र के आर पार सुरंग बनेगी। आज उन सारे वादों का कहीं अता पता नहीं है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।